मेरा नाम आयशा है। मैं बहुत छोटी थी जब एक हादसे में मेरे अब्बू हमें दुनिया में अकेले छोड़ गए। मेरे वालिदैन की पसंद की शादी थी। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद नाना अब्बू के बारहा कहने के बावजूद अम्मी ने दूसरी शादी ना की। मेरे अब्बू तहसीलदार थे। अच्छे ओहदे पर रहने की वजह से अब्बू हमारे लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ गए थे। अम्मी ने बहुत लाड से मेरी परवरिश की। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद अम्मी बहुत ज़्यादा मजहबी हो गई थी। इन्होंने वक्त गुजारने के लिए इल्मुल अदात सीखा और घर में दीनी तबलीग की हफ्तावार महफिल मुनक्किद करती और लोगों को इल्मुल अदात के तहत इनके मसाइल का हल भी बताती। अम्मी की यही मसरूफियात थीं। जब मैं 17 साल की हुई तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, जब तुम्हारी दूसरी शादी हो तो अपने शोहर के पाँव चूम लेना। मुझे अम्मी की ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि अभी तो मेरी पहली शादी भी नहीं हुई थी और अम्मी मुझे दूसरे शौहर के पाँव चूम लेने के लिए कहती थी। मैंने कई बार अम्मी से इस्तफसार किया, मगर हर बार वो टाल जाती। वक्त गुजरता रहा। मैंने MBA मुकम्मल कर लिया। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता हर लिहाज से मौजू था, चुनाचे अम्मी ने हाँ कर दी। एक माह के अंदर अंदर अम्मी ने बहुत धूमधाम से मेरी रुखसती कर दी। शादी के चंद माह तो बहुत ही अच्छे गुजरे, लेकिन बाद में मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा न रहा। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगता था। मेरी सास भी अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे बहुत बेइज्जत करती। मैंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। एक दिन मेरे शौहर आसिफ घर पर नहीं थे। ऊपर से मेरी सास की तबीयत भी खराब थी। मुझे खाने पीने का कुछ सामान लाना था और सास की तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैं सामान लेने के लिए अकेली ही बाजार चली गई। बाजार से अपनी ज़रूरत का सामान लिया, फिर वापस घर का रुख किया। लेकिन रास्ते में मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ घूमते फिरते देखा था। मेरे शौहर की तलखियों की यही वजह थी, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। मैं घर वापस आ गई और सोच में पड़ गई। मुझे अब मेरे शौहर के बदले हुए रवैये और तल्ख लहजे की वजह समझ आने लगी। मैंने अपनी एक यूनिवर्सिटी की दोस्त सायरा से इस बारे में जिक्र किया। सायरा ने मुझे तसल्ली तो दी, लेकिन आंखों देखा झुटलाया नहीं जा सकता था। अब मुझे शक होने लगा, मेरा दिमाग फट रहा था ये बात सोच सोच कर कि मेरा शौहर मुझे धोखा क्यों दे रहा है। बहरहाल मैंने अपने शौहर पर जाहिर न होने दिया कि मैंने इन्हें लड़की के साथ मार्केट में देखा है। एक हफ्ते बाद मैंने अपनी सास को घर से बाहर जाते हुए देखा। मैंने इन्हें रोक लिया और पूछा, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? वो बोली, मैं बाजार जा रही हूँ, दवाइयाँ लेनी हैं। मैंने कहा, अम्मी आपकी तबीयत पहले ही ख़राब है, दवाइयाँ मैं ले आती हूँ, आप आराम करें। मेरी सास ने कहा, बेटा ड्राइवर के साथ ही तो जाना है। मैंने कहा, अगर आपको चक्कर वगैरह आ गया तो आसिफ मुझ पर गुस्सा होंगे। वो बोली, ठीक है तुम ले आओ। मैंने गाड़ी निकाली और बाजार चली गई। मुसलसल परेशानी के बायस मेरा दिमाग फट रहा था। मैं मेडिकल स्टोर पर गई और वहां से नींद की गोलियों का एक पत्ता और सर दर्द की कुछ गोलियां ली और अम्मी की दवाइयां लेकर सायरा के पास चली गई। सायरा का शौहर पुलिस में बड़ा अफसर था, इसलिए मैंने इससे कहा कि वो मेरे शौहर के बारे में मालूमात हासिल करके दे। इससे मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो अपने शौहर से इस बारे में बात करेगी। सायरा के साथ बातें करके मेरा दिल हल्का हुआ और मैं घर आ गई। 2 दिन बाद सायरा ने मुझे बताया कि इसने अपने शौहर से कहा है और इसके शौहर ने तसल्ली दी है कि वो ये काम करेगा। और सायरा ने यह भी कहा कि इसके शौहर ने आसिफ का ID कार्ड नंबर मांगा है। मुझे किसी भी हालत में आसिफ के बारे में पता लगाना था, लिहाजा मैंने ID कार्ड नंबर सायरा को भेज दिया। एक दिन मैंने अपने शौहर को बड़ा तैयार होकर कहीं जाते हुए देखा। मैंने इनसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने मुझे बड़े ही तल्ख लहजे में कहा, मेरे दोस्त की शादी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मगर मुझे तसल्ली ना हुई। मैंने सोचा क्यों ना इनका पीछा किया जाए। मैं अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास गहरी नींद सो रही थी। जब से वो बीमार हुई थी ज़्यादा वक्त आराम करती रहती थी। आसिफ के बाहर निकलते ही मैं भी इनके पीछे निकल पड़ी। मैंने फ़ोन करके पहले ही टैक्सी मंगवा ली थी। मैं टैक्सी में बैठी अपने शौहर का पीछा कर रही थी। मेरे शौहर की गाड़ी एक बंगले में दाखिल हुई। बंगले में दाखिल होने वाले मेहमानों की तैयारी से पता चल रहा था कि घर में वाकई शादी की तकरीब थी। ये देखकर मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और मैं वापस घर आ गई। मगर आसिफ पूरी रात घर न आए।
अगले दिन शाम के वक्त जब वो घर में दाखिल हुए तो मैंने इनसे सवाल किया कि कहाँ थे आप रात भर। इन्होंने कहा कि जिस दोस्त की शादी थी इसी के यहाँ रुक गया था। शादी की दावत में दोस्तों ने मुझे रोक लिया था और तुम क्या बात बात पर तफ्तीश शुरू कर देती हो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। इनके रवैये में बढ़ती तलखी से मैं बेजार हो चुकी थी। चंद दिन बाद सायरा ने मुझसे राबता किया और बोली, आयशा, माही कौन है? मैं हैरान होकर बोली, कौन माही? मैं किसी माही को नहीं जानती। सायरा ने कहा, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैंने इसे जवाब दिया कि अपने रूम में हूँ। सायरा ने कहा, बेड पर बैठ जाओ। मैं परेशान होकर बोली, क्या बात है, बताओ तो सही। सायरा ने कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हारे शोहर के बारे में पता चलाया है कि तुम्हारे शोहर ने पिछले ही दिनों में किसी माही नाम की लड़की के साथ शादी की है। ये सुनकर मेरे तो होशो हवास उड़ गए। शादी के चंद माह बाद से ही मेरे शोहर और सास का रवैया बदल चुका था। अगर वो मुझे पसंद नहीं करते थे तो मेरे साथ शादी ही क्यों की थी। चंद दिन बाद मेरे शोहर रात देर से घर वापस आए। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया, मेरे करीबी दोस्त के वालिद साहब वफात पा गए थे। मैं अफसोस के लिए अपने दोस्त की तरफ चला गया था। आज इनका लहजा बहुत नरम था और मूड बहुत खुशगवार था। मैंने मजाक में इनसे कहा कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, मुझे तो वैसे भी आप पसंद नहीं करते हैं। जिस पर इन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें ही बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, दूसरी को कैसे करूँगा। इनका ये झूठ सुनकर मेरा दिल चाहा कि मैं इनकी जान निकाल लूं, लेकिन मैंने मुस्कुरा कर तहम्मुल से काम लिया और इन्हें ये जाहिर न होने दिया कि मैं सब जानती हूँ। 2 दिन बाद मैं छत पर बैठी हुई थी। आसिफ घर आए। इनका मूड बहुत ही खुशगवार था। वो मेरे लिए मेरा फेवरेट जूस भी साथ लाए थे। आते ही कहने लगे, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का जूस लाया हूँ। मैंने कहा, ठीक है, रख दीजिए। वो बोले, मैं ग्लास में डालकर ला रहा हूँ, तुमने पीना है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरा दिल वैसे ही बहुत घबरा रहा था, शदीद दर्द हो रहा था। वो जूस लेकर छत पर आ गए और मुझसे पीने के लिए कहा। मैंने कहा, रख दीजिए, मैं पी लेती हूँ। वो जूस रख कर नीचे चले गए। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था जूस पीने का, लेकिन मैंने सोचा कि पी ही लेती हूँ, शायद सर के दर्द में कुछ आराम आ जाए। मैं जूस पीने ही लगी थी कि अचानक गिलास मेरे हाथ से छूटकर गिर गया और जूस ज़ाया हो गया। वहाँ एक बिल्ली मौजूद थी। वो ज़मीन पर गिरा जूस चाटने लगी। 10 मिनट बाद आसिफ छत पर आए और मुझसे पूछा, जूस पी लिया तुमने? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो खुश होकर नीचे चले गए। मैंने हाथ में कंगन पहन रखा था। वो उतार कर टेबल पर रखा और उसी जगह की सफाई की जहाँ जूस गिरा था। फिर मैं नीचे चली आई। मेरी सास के कमरे में मेरे शोहर और सास आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो मुझे समझ न आया। सिर्फ इतना ही सुन सकी कि मेरी सास कह रही थी, बेटा जो करना है जल्दी करो। इसी असना में मुझे याद आया कि मैं अपना कंगन तो छत पर ही भूल आई हूँ। मैं छत पर गई, कंगन उठाया। मेरी नज़र बिल्ली पर पड़ी। वो सोई हुई थी। मैंने ध्यान न दिया और कमरे में आकर सो गई। मामूल के मुताबिक मैं सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो आसिफ मुझे हैरान और परेशान होकर देख रहे थे। बोले, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, जी अब काफ़ी बेहतर है। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? वो बोले, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे शोहर नाश्ते के बाद ऑफिस चले गए। मैं मामूल के मुताबिक घर के कामों में मशगूल हो गई। सफाई करते हुए मैं छत पर गई। क्या देखती हूँ कि पिछली शाम को जूस पीने वाली बिल्ली मर चुकी थी। ये सब देखकर तो मुझ पर सख्ता तारी हो गया और मैं इस सोच में पड़ गई कि आसिफ ने क्या मुझे मारने की कोशिश की है। अब मेरा अपना शोहर से एतबार उठ चुका था। मैं ये सब कुछ अम्मी को बताना चाहती थी क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं रही। मैं खामोशी से अपना घर बसाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं खुद को धोखा दे रही थी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि अम्मी का फ़ोन आ गया। वो बोली, बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तुम यहाँ पर आ सकती हो? मैंने कहा, जी अम्मी, मैं भी आपको ही याद कर रही थी, मैं भी आ जाती हूँ। इतने में आसिफ घर आ गए। मैंने आसिफ से कहा कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। ये कहकर मैं अम्मी की तरफ निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा अम्मी की तबीयत वाकई ख़राब थी। मैं अम्मी को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने अम्मी को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कर लिया। अम्मी की तबीयत संभल ही नहीं रही थी। मैं अम्मी के पास इनके हाथ को अपने हाथ में लिए रो रही थी। अम्मी ने कहा, बेटा क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, अम्मी मैं बड़ी दुनिया में अकेली हूँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं कैसे मजबूत रह सकती हूँ।
अम्मी ने कहा, बेटा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात हमेशा याद रखना। जब तुम्हारी दूसरी शादी हो तो अपने शौहर के पाँव चूम लेना। ये सुनते ही मैंने कहा, अम्मी जान आप ये सब क्यों कहती हैं, एक ज़माना हो गया है ये बात सुनते सुनते। अम्मी ने कहा, बेटा जब तुम छोटी थी तो एक बुजुर्ग हमारे घर आया करते थे, बहुत नेक इंसान थे, तुम्हें बहुत पसंद करते थे, कहते थे कि मेरी बेटी बहुत सब्र और शुक्र करने वाली होगी। इन्होंने तुम्हारा हाथ देखकर मुझे बताया था कि तुम्हारी बेटी की 2 शादियां होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनकी बात सच होने वाली है। इतने में डॉक्टर आ गए। इन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए कहा, अम्मी का चेकअप किया और मुझे अम्मी को डिस्टर्ब ना करने को कहा। अभी चंद घंटे ही गुजरे होंगे कि अंदर कमरे से नर्स भागती हुई डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर तेज तेज कदम उठाते कमरे की तरफ बढ़े। मैंने इन्हें रोककर पूछने की कोशिश की तो वो बोले, दुआ करें इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बहुत ही उदास चेहरे के साथ कमरे से बाहर आए और बोले, सॉरी हम आपकी वालदा को बचा नहीं सके। मेरा दिल अब फूट फूट कर रो रहा था। मैंने मामू को कॉल करके अम्मी के बारे में बताया तो मामू दौड़े चले आए। मैं और मामू अम्मी को घर ले आए। मेरा खुदगर्ज और मुनाफिक शौहर ऐसे वक्त में भी मेरे साथ ना था। मामू अम्मी की तदफीन की तैयारी में लग गए। शाम को अम्मी को सपुर्दे खाक कर दिया गया। आसिफ भी ऐन जनाजे के वक्त पहुंच गए थे। अम्मी की तदफीन के बाद आसिफ ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मेरे पास यही एक घर था जहां मैं रह सकती थी। मुझे अपने शौहर आसिफ पर भरोसा नहीं रहा था। 2 माह अम्मी के दुनिया से जाने के गम में गुजर गए। आखिरकार 2 माह के बाद मैंने जॉब करने का सोचा। मैं रोज़ाना कहीं न कहीं इंटरव्यू के लिए जाती। एक दिन मुझे एक ऑफिस से कॉल आ गई। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के कागजात तैयार किए जाते थे। मैंने जॉब शुरू कर दी। इत्तेफाक से मेरा क्लास फेलो शहरियार भी यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहा था। आज मेरा पहला दिन था। जैसे ही मैं घर पहुंची, घर के बाहर मेरा शौहर आसिफ खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला, वो भी मेरे साथ अंदर आ गया। कहने लगा, बहुत हो गया आयशा, 2 माह हो गए हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए। कब तुम्हारी जिद खत्म होगी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। वो बोला, अच्छा तो तुम ये कहो कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, आपने तो इसी दिन मुझे छोड़ दिया था जब आपने दूसरी शादी की थी। अब ये ड्रामे किस लिए? मेरे शौहर मुझे हक्का बक्का देख रहे थे। शायद अब इनके पास लफ्ज़ खत्म हो गए थे। चंद लम्हों बाद वो खामोशी से चले गए। अगले ही दिन आधी रात का वक्त था। मुझे घर में आहट महसूस हुई। मैं नींद से उठ बैठी। अचानक कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। मैं खौफजदा नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैं घर में अकेली थी। किसी मदद के लिए पुकारूं? मैंने साइड टेबल पर रखा फ़ोन उठाया कि मामू को फ़ोन करूं, मगर फ़ोन ख़राब था। मतलब किसी ने फ़ोन की तार काट दी थी। इतने में बाहर मौजूद शख्स ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का देना शुरू कर दिया। मैं खौफ के मारे बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कैसे मदद के लिए किसको पुकारूं? अचानक घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी, फिर खामोश हो गई। मेरे घर का गेट फलांग कर कोई अंदर आया। ये सब क्या हो रहा था? फ़ोन ख़राब था। मेरा मोबाइल भी बैटरी लो की वजह से ऑफ पड़ा था। मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मामू की आवाज़ आई, आयशा दरवाज़ा खोलो। ये तो मामू की आवाज़ है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने मामू खड़े थे। मामू ने मुझे गले लगाया और बोले, बेटा तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी मामू मैं ठीक हूँ, मगर आप इस वक्त? मामू ने कहा, मुझे अनजान नंबर से कॉल आई थी कि तुम्हारी जान खतरे में है। ये सुनते ही मैं भाग पड़ा, लेकिन जिसने मुझे फ़ोन किया वो सच कह रहा था। मैंने घर के पिछले हिस्से से बाहर किसी को भागते हुए देखा है। मैंने कहा, मामू ये सब क्या हो रहा है? मामू ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, तुम अभी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, अच्छा मामू मैं अपना पर्स ले लूं? मैंने पर्स उठाया, अलमारी से कुछ ज़रूरी चीज़ निकालने लगी। मामू ने कहा, आयशा बेटा अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? मैंने कहा, मामू अलमारी में प्रॉपर्टी के कागजात नहीं हैं। मामू ने कहा, बेटा रात के 2 बजे हैं, सुबह आकर ढूंढ लेंगे, तुम अभी मेरे साथ चलो। मैंने घर को लॉक किया और मामू के साथ चली गई। अगले दिन मैं दोबारा मामू के साथ ही अपने घर आई। पूरा घर छान मारा, मगर प्रॉपर्टी के कागजात नहीं मिले। मामू ने मुझे तसल्ली दी और बोले, बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। इधर मेरे शौहर ने मुझे घर वापस आने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था।
مگر میں کسی صورت واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس مشکل وقت میں ماموں نے میرا پورا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن باتوں باتوں میں شہریار نے بتایا کہ وہ مجھے یونیورسٹی کے دنوں سے پسند کرتا ہے، لہٰذا وہ مجھ سے نکاح کا خواہش مند ہے۔ میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ میں اگر آصف سے خلا لے بھی لیتی مگر میں دوسری شادی کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ آخر شہریار نے اپنے والدین ماموں کے گھر بھیج دیے۔ ماموں نے ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی مگر وہ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے بضد تھے۔ ادھر ماموں نے جب آصف سے خلا کی بات کی تو وہ ماموں کو دھمکیاں دینے لگا۔ اسی دوران مجھے سائرہ کا فون آیا۔ اس نے میری خیریت دریافت کی۔ میں نے اس سارے حالات اس کو بتائے۔ وہ بولی میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ سائرہ نے اپنے شوہر سے بات کی اور آصف کو تھانے میں بند کروا دیا۔ سائرہ کے شوہر نے آصف کو اتنا ڈرایا دھمکایا کہ آصف خلا کے کاغذات پر سائن کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماموں خلا کے پیپرز لے کر تھانے پہنچ گئے۔ یوں آصف نہ چاہتے ہوئے بھی کاغذات پر سائن کر بیٹھا۔ آصف کے ساتھ خلا کے بعد ماموں کے کہنے پر میں نے جاب چھوڑ دی۔ 3 ماہ کے بعد میری عدت پوری ہوئی تو ماموں نے شہریار کے ساتھ میرے نکاح کی تاریخ رکھ دی۔ میں دلہن بن کر شہریار کے گھر آ گئی۔ آج امی کی ایک بات تو سچ ہو گئی تھی، میری دوسری شادی ہو گئی تھی۔ میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ زندگی میں سکون ہی سکون تھا اور میں 5 وقت کی نماز میں دعا کرتی تھی کہ یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔ ایک دن میری طبیعت کچھ خراب تھی، سر میں شدید درد اور بخار تھا۔ شہریار بھی آفس گئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں فون کیا اور کہا میری طبیعت بہت خراب ہے، سر میں شدید درد ہے اور بخار ہے، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے کہا میری الماری کے اندر میڈیسن رکھی ہے، تم وہ کھا لو، میں آ کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں الماری کی طرف گئی، الماری کو کھولا تو میڈیسن مل گئی، مگر وہیں کپڑوں کے نیچے ایک فائل پڑی تھی۔ میں نے انجانے میں فائل کھولی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ میری تمام جائیداد کے کاغذات تھے جو گم ہو چکے تھے، مگر یہ شہریار کے پاس کیسے آئے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد شہریار گھر آ گئے۔ میں نے فائل انہیں دکھاتے ہوئے پوچھا آپ کی الماری میں میری پراپرٹیز کے پیپر کیسے آئے؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، ایک ٹھنڈی آہ بڑھی، میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے شاید آج تمہیں سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک دن میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا اور وہاں پر ایک شخص آیا جس کا نام آصف تھا۔ وہ دراصل تمہارا سابقہ شوہر تھا۔ اس نے میرے سینئر افسر کو بالکل اس طرح کے جعلی پیپرز تیار کرنے کے لیے کہا۔ میں ان کاغذات کی ڈیٹیل سے تم تک پہنچا۔ تب مجھے پتا چلا کہ تم تو میری کلاس فیلو ہو۔ تمہارے گھر گیا تو تمہاری امی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے تمہاری امی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ دراصل آصف تمہاری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ آصف نے تمہیں زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ تمہاری امی نے فون کر کے تمہیں بلا لیا اور یہ بات سن کر ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ میں نے تمہاری امی کو حوصلہ دیا، تمہارے گھر آنے سے پہلے وہاں سے چلا گیا اور جب باس نے مکان کے کاغذات تیار کر لیے تو میں اوریجنل اور جعلی پیپرز دونوں تمہاری امی کے پاس لے گیا۔ جعلی پیپرز تمہاری امی نے اسی وقت جلا دیے اور اوریجنل میرے حوالے کر دیے کہ تم تک پہنچا دوں۔ اس دن سے آج تک یہ کاغذات میری الماری میں موجود ہیں۔ میں تمہیں اس بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور واقعی میرے دل نے کہا کہ میں ان کے پاؤں چوم لوں۔ لالچ کس کس طرح رشتوں کی تذلیل کرتی ہے، آصف اس کا زندہ اور جاوید ثبوت ہے۔